दीपक झा साहब, ठीक सर, जयंत जी आ रही हूँ। नहीं, आपका उसके जो सेविंग है, सुनिए, जो उसकी सेविंग है देश के वेलफेयर, गरीब नागरिक और साथ साथ डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। ठीक है, आप एक करेक्शन इंश्योरेंस कर दूं कि हेल्थ का इंश्योरेंस और बाकी इंश्योरेंस दोनों के बीच में अंतर करना हमको चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस 2017 में आया था, वही मैं आपसे कह रही थी, उस पे टैक्सेशन, लेकिन बाकी और जगह जो वही मैं आपको इंश्योरेंस उस था समय क्लियर कर उसमें रही थी कि उस समय हेल्थ इंश्योरेंस वाली बात पर ही कि उस समय नहीं था, अब 17 के बाद से वो आया है। खैर दीपक झा जी, ठीक है, जयंत जी आ रही हूँ उसके बाद। हेल्थ इंश्योरेंस 2017 के बाद आया है। आज तक के दर्शकों को आज देखिए, एक कमाल की बात है, मतलब 2017 से पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। क्या बात कर रहे हैं, ये प्रोफेसर साहब है, बच्चों को पढ़ाते हैं आज तक के चैनल के माध्यम से। पर टैक्स की बात सर, उन्होंने बाद में अपने आप को क्लियर, आपके कहने के पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया, मैंने भी उनको उस समय टोका। आगे आप दीपक जी अपनी बात रखिए। ठीक है, अभी जो जफर इस्लाम आपके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब आप इनसे डीजल पेट्रोल की बात करते तो कहते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया। 80 करोड़ लोगों को अनाज देना क्या आपकी शान है या इस देश के गरीबों की तौहीन है? आपने उनको बेरोजगार कर दिया, आपने उनको रोजगार नहीं दे पाए। बात यह है, इस देश में इन्होंने बैठ के बात करके हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। जो नेताजी बैठे हुए हैं समर्थक के तौर पे, आरएसएस के लोग बैठे हुए, 80 जीएसटी कलेक्शन। आपको बताया अर्पिता जी, इसमें 40% जीएसटी आता है। आप जब बाहर से सामान लेकर आते हैं आयात पे 40% जीएसटी ले रहे हैं आप। 40% जीएसटी आपका आयात से आ रहा है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सिर्फ कहने के लिए कि आपने इंडस्ट्री लगा दी, यहाँ पे लगा दिया, 40% वो हो जाता है और 10% जो आपका आता है, 10% वो आता है सेस से। लगभग 12-13 हजार करोड़ रुपए आप सेस से कलेक्शन करते हैं जीएसटी का। तो इस तरीके से तो नरेंद्र मोदी जी की लूट है। मैं कहता हूं ये वही लोग हैं जो आज कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं हम ऐसा देश बनाएंगे जहां पे अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। मोदी जी कहते हैं आधार कार्ड और जीएसटी मुक्त कर देंगे इस देश को, लेकिन अंत में हमारी ही सरकारों का जो अनुपालन करते हैं। विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा था, दीपक झा को मैं बताना चाहता हूं विनोद अग्निहोत्री जी, आपको भी और इस देश को भी, इस देश में जीएसटी मनमोहन सिंह जी का एक सपना था इसको पूरा करने के लिए, लेकिन मोदी जी ने इसको गब्बर सिंह का टैक्स इसलिए बना दिया कि आज भी 40% का स्लैब लग रहा है। देश को आप अमीर गरीब में क्यों बांट रहे हो? अगर तो ऐसी पिक्चर पैदा कर रहे हैं, ऐसी पिक्चर बना रहे हैं जिसमें आपका कहना है कि आपकी जो कैनवस थी उसमें पूरे रंग बिरंगे वो एकदम थे, और आज एकदम ब्लैक एंड व्हाइट मामला चल रहा है। सर ऐसा नहीं है। मैं एक सेकंड सर, यूपीए सुनिए ना सर, आप ये कह रहे हैं, आप एक सेकंड, यूपीए गवर्नमेंट में 2004 से 14 में टैक्स स्ट्रक्चर जटिल था। एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स अलग अलग लगते थे। कंज्यूमर गुड्स, टूथपेस्ट, बिस्किट जैसे उत्पादों पर कुल टैक्स 20 से 25% तक जाता था। राज्यवार अंतर, वैट हर राज्य में अलग था, 4% से 12.5%। डबल टैक्सेशन, एक्साइज प्लस वैट से कीमतें बढ़ती थी। लाइफ इंश्योरेंस और अलग अलग, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप उस समय भी सर्विस टैक्स लिया जाता था। इतनी चीजें, इतनी जटिल तरीके से टैक्स का सारा ये सिस्टम था। आप ये कह रहे हैं कि सब हमारे कहने से हो रहा है, हमारे टाइम पे। सर देखिए, जनता ये समझना चाहती है ना, आप अगर बहुत अभी क्या है, बहुत गुडी गुडी तस्वीर बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, हमने कितना बढ़िया किया था सर, उतना ही बड़ा किया होता तो आपका जो पहला नारा था गरीबी हटाओ, देश में गरीब ही नहीं होने चाहिए थे। अभी आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो खाना खिला रहे हैं, तो क्या रह गया? गरीब ही नहीं होने चाहिए थे सर। अर्पिता जी, तो फिर तो आप हर चीज के लिए नेहरू जी को गाली दे दीजिए, गांधी जी को गाली दे दीजिए, इंदिरा गांधी जी को गाली दे दीजिए। अगर 1900 मैं तो आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 1950 के पहले 1950 के पहले भारत तो चलेगा। मैं कमियां बता दूं तो कह रहे हैं रिलीजन को कोस रहे हैं। आप भी तो बैठ के गुणगान ही कर रहे हैं ना सर। नहीं, आप कमियां बताइए, आपका स्वागत करता हूं मैं एज ए पत्रकार, आप हमारी कमियां बताइए, लेकिन आज हम कमियां दूर करने के लिए नहीं बैठे हुए ना। तो आज जो सत्ता में बैठा हुआ है उनसे सवाल किया जाएगा। हमारी सरकार ने कितना बढ़िया किया, मैं वही आपकी सरकार का आईना रख रही हूँ कि आपकी सरकार में जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया। आप ये बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, वही तस्वीर में साफ कर रही हूँ कि आपने क्या अच्छा किया था। बिल्कुल अर्पिता जी, बोलने दीजिएगा। हमारी सरकार ने अगर गलतियां की, हमारी सरकारों की कमियां थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने उसको 2012 में भुनाया। भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, नारी पर अत्याचार, सारे चीजें कर दिया। अब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है, महंगाई कम कर दिया आपने। डीजल पेट्रोल कहते थे कि 30 रुपए लीटर मिलेगा, एक और महंगाई, और आप बताइए ना, महंगाई कम कर दिया। समझ में आता तो अच्छे दिन की बात तो सपने दिखाए थे आपने। अपने टैक्स को अच्छा कह रहे हैं, चलिए मैं मान लूं, फिर भी आपने कोई रिफॉर्म नहीं किया। अब कम से कम ये सरकार रिफॉर्म कर रही है, आपने तो 10 सालों में कोई रिफॉर्म भी नहीं किया टैक्स में। कोई टैक्स रिफॉर्म किया था आपने?
भाई रिफॉर्म तो नरेंद्र मोदी जी ने किया ना, कि आपसे पहले तो जेब आपकी काट लिया, देश के गरीबों को गरीब बना दिया। अब 80 करोड़ लोगों को अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, सुनिए, अगर 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, जेब यदि काटा गया, तो आप बताइए ना, 80 करोड़ लोग अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, जीएसटी दे नहीं पाएंगे। कितना आता है, और मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का आपने क्या हाल कर दिया, भरने की कोशिश कर रहे हैं काले धन। ठीक है दीपक जी, जफर इस्लाम साहब जल्दी 2 मेहमान, अभी मुझे जैन जी भी बोलना चाह रहे हैं और विनोद जी भी बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से 30 सेकंड जफर इस्लाम साहब। बिल्कुल, बहुत कम समय बोल रहा। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने सही कहा, जिस तरह का कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था, जिस तरह से ऑक्ट्रॉय था, लंबी लंबी कतारें खड़ी रहती थी गाड़ियों की, हर जगह जो है कहीं ना कहीं जो है 1950 का देश नहीं है, 2020 में हम जी रहे हैं, बदलाव पूरी दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, आपने क्या बनाया? आपको कहते हैं हर दिन हमें यूनिवर्सिटी बनाते हैं, हर दिन कॉलेज बनाते हैं, हर चीज मेडिकल कॉलेज ये लगता है कि जब डिबेट में आप बात कीजिए तो विपक्ष और विपक्ष देश की इतनी चिंता दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा तो किसी को चिंता ही नहीं होगी, लेकिन फिर सवाल इनकी चिंताओं पर ही खड़े होते हैं। अगर इतनी चिंता कर ली होती तो शायद हम आज कहीं और होते। खैर चलिए, दोनों लोगों को रोक रहे। जैन जी एक रिएक्शन, फिर विनोद जी, मैं बस जल्दी से आ रही हूँ। जैन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से ही पूंजीपति प्रेमी रही है। गरीब इनकी चिंता के केंद्र में नहीं रहे, ना तो इस देश की सरकारी व्यवस्था का मजबूत करना। इसीलिए अटल जी के समय में पहली मर्तबा इस हिंदुस्तान में आपको टोकूंगी, आपको बुरा लगेगा, फिर आपको लगेगा मैं निजी आघात कर रही हूँ सर। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, बिहार की तस्वीर कितनी बदल दी आप जब सत्ता में थे? मुझे देश छोड़ दीजिए सर, देश तो आपने अभी तक चलाया नहीं, बिहार चलाया तो बिहार कितना बदल दिया आपने? कितने घोटाले हुए आपकी गवर्नमेंट में सर? घोटाले छोड़िए, जितने इंडस्ट्रियल सरकार तो अभी चल रही है। अच्छा ठीक है, मुझे बता दीजिए कौन सा नेता जेल में है घोटाले के आरोप में? कौन सा बीजेपी का नेता घोटाले में अंदर है जेल में? और आप अपने नेताओं का नाम लीजिएगा कि मैं लूं? किन पर कौन से केस और सजा काट रहे हैं सर? वैशाली इंडस्ट्रियल एरिया, बक्सर इंडस्ट्रियल एरिया, चलिए मुद्दे से नहीं भटकते जैन जी, ठीक है, मुद्दे से भटक रहे हैं सर। विनोद जी ठीक है सर, बात वही अच्छी नहीं लगती ना, अपने राज्य की स्थितियां सुधार नहीं पाए, हम देश की बात कर रहे हैं जहां अभी आप टीम में ना 13 में, ठीक है, आप भाजपा की प्रवक्ता है क्या? अरे आप देश की बात कर दो तो आपको भाजपा नजर आने लगता है सर। यही जैन जी, अगर मैं अगर आपके क्राइम ग्राफ की बात कर दूं, मैं अगर ये बात कर दूं कितने घोटाले हुए तो आपको फिर चुभने लगती, इसीलिए मैंने कहा आपको चुभेगी ये बात, ठीक है? आवाज कम कीजिए जयंत जी की, ठीक है सर। विनोद जी, मैंने कहा था आपको बुरी लगेगी, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके घोटालों को उजागर कर दो तो सब आपकी दुखती नस है ना, नस है ना, उसमें दबा दो तो दर्द होने लगता है सर, वो मुझे पता है। विनोद जी, 2 बातें मुझे कहनी थी। एक तो पहली बात, जो पेट्रोल डीजल वाली बात का तो कोई कारगर जवाब हमारे जफर भाई नहीं दिया, और सबसे जो विडंबना ये है कि जिस रूसी तेल के चक्कर में टैरिफ लगा है, पेनाल्टी लगी है 25% की, 25+25, वो उसका भुगतान आम आदमी पर करना पड़ रहा है। जो उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट हमारा डाउन हो रहा है, या जो हमारी एमएसएमई जो जॉब कट हो रहे हैं, तो उस आम आदमी को झेलना पड़ रहा है, जिसको पीछे पेट्रोल डीजल का कोई फायदा नहीं मिल रहा। एक तो ये विडंबना है, उसी रूसी कंपनियां फायदा कमा रही, मुनाफा कमा रही है हजारों करोड़ का। दूसरी बात यह है कि जो दीपक झा कह रहे थे अभी कि मनमोहन सिंह, भाई दीपक जी, मैंने ये नहीं कहा कि मनमोहन सिंह जीएसटी नहीं चाहते थे, मनमोहन सिंह चाहते थे जीएसटी, निश्चित रूप से चाहते थे, गंभीर थे इसको लेकर के, लेकिन वो लागू नहीं कर पाए क्योंकि तब कंपल्शन ऐसे थे, क्योंकि सरकार, पहली बात तो कोलेशन के अंदर ही तमाम अंतर विरोध थे, यूपीए के अंदर ही, उसके बाद राज्यों में बहुमत है, जो संगीत रागी ने ठीक कहा, कुछ में राज्यों में सरकारें नहीं थी। तो मुझे लगता है ये परिस्थितियां हैं, और ये हमेशा रिफॉर्म कंटिन्यूटी में होते हैं। नरसिम्हा राव ने जो रिफॉर्म किए उनको अटल जी ने आगे बढ़ाया, अटल जी के जमाने की चीजों को मनमोहन सिंह जी ने आगे बढ़ाया, मनमोहन सिंह के जमाने की चीजों को मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो देश हमेशा कंटिन्यूटी में चलता है, निरंतरता में चलता है। हमारे बाबा अगर साइकिल पे चलते थे और मैं कार पे चलता हूँ, मेरा बेटा मर्सिडीज पे चलेगा, इसका मतलब नहीं है बाबा निकम्मे थे। बाबा भी अपने जमाने में काम कर रहे थे, मैं भी कर रहा हूँ, मेरे पिताजी भी करते हैं, मेरा बेटा भी कर रहा है, ऐसे ही देश चलता है। नेहरू जी के जमाने चुनौतियां दूसरी थी, इंदिरा जी के जमाने में दूसरी थी, अटल जी के जमाने में दूसरी थी, लेकिन सबने अपने हिसाब से चुनौतियों का सामना किया, मोदी जी भी कर रहे हैं। तो मैं तो एक पत्रकार के नाते इसको कंटिन्यूटी में देखता हूँ, ये नहीं कि मेरी कभी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारी कभी जो है आप इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, उससे आप उसके प्रोडक्ट बना करके आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं, बेचने से जो आपको अर्थ आ रहा है वह भी आपके फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ा रहा है। तो ऐसा मत कहिए, वो देश हित में ही काम लग रहा है। दूसरी बात, आपके पास आज जितना ऑयल रिजर्व्स है
उतना तो कांग्रेस के समय उसका आधा भी नहीं था ऑयल रिजर्व कांग्रेस के समय। कल जाकर के युद्ध की स्थिति में या आपात स्थिति में, या मान लेते हैं कि इमरजेंसी ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें स्कैर्सिटी हो जाती है सप्लाई में, तब यही चीजें आपके आने वाले दिनों में काम होता है। ये मैनेजमेंट का हिस्सा है जिसे आप बार बार सरकार को कोसते हैं कि भाई आपने कम नहीं किया। तो कम ऐसा है कि कहीं ना कहीं से वो फॉरेन रिजर्व्स आपको अर्न करने में सरकार लगा रही है और उसे फॉरेन रिजर्व्स आपके पास आ रहा है। ये और बात है कि पेट्रोल के और डीजल पर कैपिटा परचेजिंग पावर क्या कमी है या बड़ी है कांग्रेस के जमाने से? विनोद जी उत्तर इसका दे सकते हैं। सवाल ये है ना, आम आदमी को अगर देखिए, दुनिया में जितने आम आदमी कौन है विनोद जी? आम आदमी है, हम आदमी है जो फोर व्हीलर चला रहा है वो आम आदमी है, बड़ी अच्छी बात है। जो टू व्हीलर चला रहा है, फोर व्हीलर चला रहा है। लेकिन यहाँ पर कई सवाल बार बार, कोई भी अगर फैसला होता है तो एक विपक्ष के तौर पर उसकी कमियां निकालना विपक्ष का दायित्व है, विपक्ष उसी को कर रहा है। लेकिन क्या ये वाकई बिहार चुनाव के लिए यहाँ एनडीए ने ये दांव खेला, और ये दांव कितना कारगर रहेगा ये भी देखना दिलचस्प